एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ। इससे पहले हमने डिस्कस की थी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ के बारे में कुछ हम बेसिक चीज़ें हमने बताई थी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। देयर इज़ नो बैरियर ऑफ मीडियम, आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। ओके, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए हम बात करें फ्लक्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लक्स की। उस दिन में हमने डिस्कस की थी व्हाट इज द फ्लक्स, हाउ कैन वी डिफाइन फ्लक्स, है ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी एरिया से, कोई भी एक एरिया है, इस एरिया से अगर कोई क्वांटिटी लिंक हो जाती है तो वो क्या बनाती है? फ्लक्स बनाती है। जैसे ये मेरे पास एक पाइप है। ओके, इस पाइप से अगर वाटर लिंक हो जाता है ना, ये बहुत सारा वाटर है यहाँ पे, ये वाला वाटर क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। ओके, तो किसी क्वांटिटी को अगर लिंक करते हैं किसी एरिया से तो उसका बेसिकली क्या बन जाता है? फ्लक्स बन जाता है। क्या बन जाता है उसका? बेसिकली फ्लक्स बन जाता है। समझ गए मेरी बात? ये इतनी सी ठीक है। तो देखिए फ्लक्स क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आगे जाके हम जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करेंगे, तब उस वो भी सिंपल है, सेम ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझना थोड़ा सा इसको। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हमने क्या रखा? एक एरिया रखा। कैसा रखा? इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत क्या रखा मैंने? एक एरिया रखा। ठीक है, तो हमने जो एरिया रखा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या रखा है? परपेंडिकुलर रखा है। अब जब हमने एरिया रख दिया इसके परपेंडिकुलर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इससे पास होकर, इसके अंदर से जा रही है, तो ये क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो कौन सा फ्लक्स बनेगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो कौन सा फ्लक्स बनता? ये मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आई बात? तो फ्लक्स बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? फ्लक्स बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वांटिटी जिस एरिया से आप पास आउट करना चाहते हैं वो उससे लिंक होना जरूरी है। लिंक होने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने आपसे पूछा कि बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कितना फ्लक्स बनाया, तो आंसर होगा जीरो, कोई फ्लक्स नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इस एरिया से लिंक नहीं हुई है। समझ गए आप मेरी बात? तो सबसे पहली चीज फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? जो भी क्वांटिटी जिसका फ्लक्स आपको चाहिए वो किसी एरिया से क्या होनी चाहिए? लिंक होनी चाहिए। अच्छा, लिंक कब होगी? देखिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और अगर इसके पैरेलल ही मैं अगर एरिया रखता तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे लिंक होती? आंसर है नो। तो अगर आपको मैक्सिमम लिंकेज करवाना है तो हम क्या करते हैं? एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखते हैं? परपेंडिकुलर रखते हैं, लंबवत रखते हैं। उससे होगा क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एरिया, तो लिंक होने के चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। समझ में आई बात आपको? तो अगर इसको अपन डिफाइन करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, है ना, यानी कि हमने उसको कैसा रखा है? नॉर्मल रखा है, परपेंडिकुलर रखा है ना। लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? लिंकेज ऑफ फील्ड लाइंस टू एन एरिया विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हमने कोई एरिया रखा है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना जरूरी है, एक एरिया होना जरूरी है। एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम लिंकेज होगा। तो विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं ये आपने यहाँ पढ़ लिया। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं हम? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करेंगे? Electric flux is linkage of electric field lines to an area which is placed perpendicular to electric field lines is known as a electric flux. Okay, तो डिनोट किससे करेंगे इसको हम? phi से। कैसे डिनोट करेंगे हम इसको?
फाई से, और वो लोग किसे डिनोट करेंगे हम, फाई से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम इसको एस भी ले सकते हैं, सरफेस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा मेरे लिए ई ए कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, वो एंगल है ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। देखिए अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब आपने पहले ही बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये आपने एक एरिया रख दिया, तो हर बार कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, 90 डिग्री। हर बार कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। और हर बार अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फ्लक्स हर बार क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ऐसा नहीं है। तो देखो परपेंडिकुलर रखने का पीछे लॉजिक ये था कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्या हो, लिंकेज हो, है ना। तो ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने यहाँ पे एरिया रखा है ना पैरेलल, तो लिंकेज होने के चांस क्या है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना अभी कि ई ए कॉस थीटा, अब अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री 0, तो हर बार फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। इट इज ट्रू, नो इट इज अ फॉल्स। व्हाई, बिकॉज दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, नॉट एरिया। ए वेक्टर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ए वेक्टर को बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सदिश क्षेत्रफल। इसको समझना जरूरी है। समझ में आई बात आपको। तो फ्लक्स समझ में आ गया, लिंकेज किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, किससे, एरिया से। जो एरिया कहाँ है, परपेंडिकुलर है किससे, है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब फॉर्मूला क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वी कैन सेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ए इज ए एरिया वेक्टर। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरिया वेक्टर और एरिया में क्या फर्क होता है। क्या कहा मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरिया एंड एन एरिया वेक्टर, इन दोनों में क्या फर्क है जो हमें पता करना है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, उस दिन हमने डिस्कस किया था और अभी भी मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस चीज को समझना, ठीक है। देखिए कोई भी एरिया होता है ना, उसका क्या होता है, अपना एक एरिया वेक्टर होता है। कोई भी एरिया होगा उसका अपना क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर क्या शो करता है, एरिया वेक्टर जो है उस एरिया की क्या बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कोई भी एक शेप बना रहा हूं, मान लो ये मैंने एक शेप बना दिया, ठीक है। ये मान लो कोई कोई एक एरिया रख दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने एक शेप बना दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या होगी, जाएगी। और अगर इससे जाएगी तो क्या बनाएगी, वो बनाएगी फ्लक्स। क्या बनाएगी, फ्लक्स। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर एरिया की अपनी क्या होता है, एक दिशा होती है। उस दिशा बताने के लिए जिस वेक्टर की हम हेल्प लेते हैं उस वेक्टर को बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं बोलो, एरिया वेक्टर। अब अगर इस शेप को देखूं मैं, अगर मैं इस शेप को देखूं तो इसकी कितनी डायरेक्शन है, तो हमने कहा कि इसकी 6 डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें साइड कितनी है, 6 साइड्स है, ठीक है। अगर 6 साइड है तो हर साइड का अपना क्या होगा, एक एरिया वेक्टर होगा, है ना। देखना ध्यान से इसको, हर साइड का अपना क्या होगा, एक एरिया वेक्टर होगा। और जब आप फ्लक्स निकालोगे तब आपको यह पता करना है कि हम किस साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइड बदलते ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए मान लो ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, ठीक है। ये पूरा एरिया मैंने परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब हर साइड जो है वो अपना एक एरिया वेक्टर लेके चलती है, क्योंकि ये भी एक एरिया हुआ, 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 ये भी एक एरिया हुआ और पीछे भी क्या हुआ, एक एरिया हुआ। तो हर एरिया क्या करता है, अपने साथ अपनी दिशा लेके चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर। समझ में आई बात। अब देखिए कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ एरिया वेक्टर कहाँ होता है, कैसे वो डायरेक्शन बताता है, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी एरिया की डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड। क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड।
किसी एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, वो होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड। जैसे मेरे पास ये एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। उसी तरह इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो ये क्या बता दिया मैंने, एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझना कॉन्सेप्ट को, आगे आगे को समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बता दिया मैंने, एरिया वेक्टर बता दिया। अब देखो क्या होता है, मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और इधर से चली गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और इधर से चली गई। अब देखिए यहां पर, देखिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। दिख रही है ना आपको, इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले साइड की बात कर रहा हूं मैं। इस वाले साइड के लिए ई वेक्टर किधर है, इस तरफ, एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ। तो इस वाली साइड के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस में, यानी कि इधर फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरे लिए, माइनस का। ठीक है, अब इस वाली साइड के लिए देखिए आप, इस वाली साइड के लिए क्या हो जाएगा, इस वाली साइड में देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो रहा मेरे पास ई वेक्टर, और इधर ही क्या है मेरे पास, एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना बन गया, 0। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो इधर फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे लिए, प्लस का। समझ में आई बात आपको। तो देखिए जहां पे लाइन एंटर हो रही है वहां पे फ्लक्स क्या हो रहा है, माइनस का, और जहां से लाइन एग्जिट हो रही है वहां पे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम एरिया के लिए भी फ्लक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड को रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं इस साइड को रेफरेंस में लेके चलूं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड को रेफरेंस में लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स मेरे लिए पॉजिटिव। अब इसकी बात करें 3 नंबर वाले की, तो 3 नंबर वाले के लिए देखिए, इसका एरिया किधर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स कितना बन जाएगा, 0। और वैसे भी दिख रहा है सारी फील्ड लाइंस इन दोनों एरिया से लिंक हो रही है, इस एरिया और इस एरिया से लिंक नहीं हो रही है। और हमने पहले ही बोला कि एरिया से अगर कोई फील्ड लाइंस लिंक नहीं होती है तो फ्लक्स कितना बनता है, 0। तो इन दोनों साइड के लिए फ्लक्स कितना बना, 0, और इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। समझ में आई बात, एरिया वेक्टर कैसे काम करता है ये बात समझ में आई। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या याद रखोगे, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड, लंबवत बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस भी एरिया का आपको एरिया वेक्टर चाहिए तो उसका जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलें तो देखिए क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये हमने पढ़ ही लिया था। इसके लिए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर एरिया वेक्टर जा रहा है, एंगल कितना बना, 0। तो फाई क्या हो गया, मैक्सिमम। इधर देखिए इस वाले के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर किधर, इधर की तरफ है ना। तो यहाँ से तो एंटर हो रहा है और यहाँ से ये एरिया वेक्टर इधर ही जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा, 180, और फ्लक्स क्या बन जाएगा मेरे लिए, नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, और ई वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। एंगल कितना बनेगा, 0 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स क्या हो गया मेरे लिए, नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलें ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, वोल्ट इनटू मीटर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट हर बार एग्जाम में आ जाती है कि है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिखी है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपन कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर, और क्या होती है यूनिट, वोल्ट इनटू मीटर। और डायमेंशन आपको पता ही है क्या हो जाएगी, ml3t-3a इनवर्स। ठीक है, तो ये अपनों को इतनी चीजें याद रखनी है। चलें अगले चैप्टर पर, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलें। ठीक है, देखिए अब जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ के लिए हमें चार्ज डेंसिटी पता होना बहुत जरूरी है। जब तक चार्ज डेंसिटी पता नहीं होगी तब तक हम गॉस लॉ नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि यूनिट, कोई भी चीज, जैसे चार्ज लेंथ में है तो यूनिट लेंथ, एरिया में है तो यूनिट एरिया, अगर वॉल्यूम में है तो यूनिट वॉल्यूम।
इसमें जो चार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज डेंसिटी। तो देखिए जैसे कोई एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L और इस पे चार्ज कितना है Q। तो पूरे लेंथ पर अगर इतने सारे चार्ज हैं तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन L, ऐसे तो निकालेंगे, है ना। तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज निकाले उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रेखिक आवेश घनत्व। और इसको डिनोट किससे करेंगे, लैम्बडा से। किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन L। लैम्बडा क्या शो करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या शो करता है लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम अपॉन मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, 80L-1। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास कोई एरिया होता तो उसकी डेंसिटी कैसे निकालते, चार्ज डेंसिटी। तो बिल्कुल सिंपल है। मान लो ये आपके पास एक एरिया है, इस पे चार्ज कितने हैं, Q। तो टोटल एरिया पे चार्ज अगर Q है तो यूनिट एरिया पे कितना हो जाएंगे, Q अपॉन A। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। समझ में आई बात। तो लैम्बडा किसके लिए था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल लेंथ पे इतने चार्ज हैं तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, वो कौन शो करेगा, वो लैम्बडा शो करेगा। टोटल एरिया पे इतने चार्ज है तो यूनिट एरिया पे कितने होंगे, इसको शो कौन करेगा, अपना सिग्मा। कौन शो करेगा इसमें, सिग्मा। समझ में आई बात, ठीक है। उसी तरह अगर टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में अगर Q चार्ज है, टोटल वॉल्यूम में अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होंगे, इकाई आवेश में कितने होंगे, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम अपॉन मीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, 80L-3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेंसिटी समझ में आ गई। तो हमारे पास कितने टाइप्स की डेंसिटी होती है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं गॉस लॉ की तरफ। किधर चलते हैं हम, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहना चाह रहा है ये हमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो गॉस लॉ हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, गॉस लॉ में फाइंड आउट करके देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करके देता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, किस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला था हमारे पास KQ अपॉन R²। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे इस बात को, तो जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाला तो हमने एक बात लिखी थी, क्या लिखी थी, पॉइंट चार्ज। क्या बात लिखी थी हमने, पॉइंट चार्ज लिखी थी ना, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ था कि हमने ऐसा चार्ज लिया जिसकी साइज बहुत स्मॉल थी। इसका मतलब उसका एक तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ये हमने फाइंड आउट करके निकाल दिया। लेकिन अगर मैं फुल चार्ज की बात करूं, अगर मैं कोई फुल चार्ज की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, तो हमने कहा जितनी भी डायरेक्शन हो सकती है उन सब डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, पीछे भी होगा आगे भी होगा, यानी कि सब तरफ होगा। तो अगर सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 ऐसे करते करते पता नहीं कितनी R है। तो इससे तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे आप, है ना। तो हम कहाँ गए, गॉस भाई साहब के पास। कहाँ गए हम, गॉस भाई साहब के पास। और गॉस भाई साहब को बोला कि अगर फुल चार्ज है, उसकी सब तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें किसी चार्ज का। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ नहीं करना है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको क्या करना है, कवर अप करना है, एक लूप में बंद कर देना है। उस लूप को अपन बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस, है ना, गाउसीय पृष्ठ।
बड़ा सिंपल सा बताया उन्होंने। क्या बोला कि जहां जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लूप बना के उसको पैक कर देना है। उस इमेजिनरी लूप को, उस काल्पनिक बंद वक्र को क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सरफेस। समझ में आई बात? तो सबसे पहले गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दूसरी बात, गॉस लॉ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि आपके पास एक क्लोज गॉसियन सरफेस, बंद गाउसी पृष्ठ होना जरूरी है। और वो जो पृष्ठ है, वो जो सरफेस है, वो किसको कवर करती है, वो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको क्या करेगी, वो कवर करेगी। अब बताइए मुझे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को कवर कर रहा है, किसी एरिया से लिंक बंद हो रहा है, तो उसको एक वर्ड में डिफाइन कैसे करेंगे, हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, और उसके यूज करेंगे हम फ्लक्स। क्या यूज करेंगे, फ्लक्स। तो जब भी आपको गॉस लॉ पढ़ना है तो आपको क्या करना है, फ्लक्स को भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फ्लक्स के आप गॉस लॉ नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि गॉस लॉ तभी ही एप्लीकेबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करते हैं, किसी एरिया से लिंक करवा लेते हैं, और वो लिंक भी, वो एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीकेज होके निकले ना। अगर यहां तक एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई तो फिर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, समझ में आई बात आपको? तो क्या समझा कि अगर गॉस लॉ पढ़ना है तो आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाना है, काल्पनिक एक बंद वक्र बनाना, उसको क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस या गॉसी पृष्ठ। उस गॉसी पृष्ठ से, उस इमेजिनरी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती है, इमेजिनरी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती है तो क्या बनेगा बोलो, तो बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो गॉस भाई साहब ये कहते हैं कि ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये जो फ्लक्स बना ना क्लोज लूप के कारण, वो जो फ्लक्स बना है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टोटल चार्ज जो उस लूप के अंदर है वो, और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशो के इक्वल होगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, the flux related to an area equals to 1 upon epsilon naught times of the charge which are present in that closed loop, है ना। गॉस के नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एन एरिया इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज विच आर प्रेजेंट इन एरिया एंड 1 upon epsilon naught times of इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ में आई बात आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। देखिए, तो इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ में गिरे उपस्थित नेट आवेश समेशन क्यू वो 1 अपन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट इन उस क्लोज गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? तो बताइए क्या बोलेंगे, गॉस का लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एरिया is 1 upon epsilon naught times of the total charge which are present in that Gaussian surface। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा गॉस लॉ, क्या हो गया ये गॉस लॉ। तो कैसे लिखेंगे इसको, फाई ई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या देखा हमने ये देखा कि जब भी आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और उन सभी के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप किसकी हेल्प लोगे, आप लोगे गॉस लॉ की। किसकी हेल्प लोगे? गॉस लॉ की। गॉस लॉ ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको आप क्या करो,
एक लूप बनाओ, लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, बंद होना चाहिए, और उस लूप में इसको क्या कर दो आप, कवर अप कर दो। क्या कर दो, उसको कवर अप कर दो। यानी कि गॉस लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज लूप होगा, और उस क्लोज लूप को अपन क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, गाउसीय पृष्ठ। यहां तो कोई दिक्कत आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, ठीक है। अब जब आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी एरिया से लिंक करवा दिया, तो बेसिकली हमने क्या बना दिया, फ्लक्स बना दिया। क्या बना दिया बोलो, फ्लक्स बना दिया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब हमने फ्लक्स बनाया, तो वो फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो फ्लक्स बनाया वो कितना होगा, वो फ्लक्स कितना होगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज लूप। उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने चार्ज है वो, और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा कौन, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, जो हमने गाउसियन सरफेस से बनाया है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, देखो लैंग्वेज लिखी हुई है, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स फाई ई का कुल मान उस पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 समय के गुणनफल के एक बराबर होता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एन एरिया is 1/ε0 times of total charge present in that particular loop, particular area, particular Gaussian surface, Gaussian पृष्ठ। क्लियर मैटर, गॉस लॉ समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब गॉस लॉ कुछ बताता है कि ये इन चीजों का अपनों को ध्यान रखना है ना। गॉस लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज उन्होंने बोला कि जो आप इमेजिनरी लूप बनाते हैं, काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं, उसका शेप जो है वो मैटर नहीं करता, उसका शेप मैटर नहीं करता। इसका मतलब देखिए, ये एक मैंने शेप बना दी, एक शेप मैंने ये बना दी, एक शेप मैंने ये बना दी, ठीक है। तो इन तीनों का जो फ्लक्स होगा वो होगा सेम, तीनों का फ्लक्स होगा वो होगा सेम, और वो कितना होगा, Q/ε0। हाँ, अगर यहाँ पे चार्ज ज्यादा होते, चार्ज अलग अलग होते, तो फिर क्या होता, फ्लक्स चेंज होता, क्योंकि ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हमने चार्ज सेम रखा और शेप जो है गॉसियन सरफेस की वो अलग अलग रखी, तभी फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये होता है कि गाउस का नियम केवल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, ठीक है। अगला देखिए आप, अच्छा, गॉस लॉ लगाने के लिए पहली शर्त क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको आपको क्या करना है, क्लोज लूप में बंद करना है, और उसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, जो एक इमेजिनरी लूप है। तो गाउस का नियम तभी ही एप्लीकेबल होगा जब आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, और वो कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अगर ओपन होगी कहीं से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीक हो जाएगी, और लीक होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तीसरा बहुत इजी है, ये हमने एक एरिया बना दिया, क्लोज लूप बना दिया, उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, तो फिर किस बात का फ्लक्स बनेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो फ्लक्स बन रहा है वो टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जो उस लूप के अंदर है, न कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि चार्ज बेसिकली क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए, ये एक शेप है, इसमें चार्ज है 3, ये एक शेप है, इसमें चार्ज है 3, ये एक शेप है, इसमें चार्ज है 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, समेशन क्यू क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है, न कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ये भी चीज समझ में आ गई आपको, चलें आगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर
पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स। और अगर अंदर माइनस चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें फ्लक्स उसी का एज्यूम करना है, उसी का मानना है जो चार्ज उस लूप के अंदर है। अगर बाहर कितने भी चार्ज है उस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं चार्ज से मतलब है जो इस गॉसियन सरफेस के क्या है, अंदर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर कोई मीडियम हो तो ये गॉस लॉ कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0 समेशन क्यू। इस अगर कोई मीडियम होता तो हम क्या लिखते, अगर कोई मीडियम होता तो हम लिखते कि भाई यहाँ वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, तो हम क्या लिखते, हम लिखते फाई ई इक्वल्स टू 1/ε समेशन क्यू। ठीक है, हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और ये समेशन क्यू। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन क्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और फाई समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, फाई का वैक्यूम में, इसको मैं मीडियम कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए फाई मीडियम इक्वल्स टू फाई ई अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारा वीकर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि जो गॉस लॉ हुआ, हमने जो भी फॉर्मूला बनाया उसको डिराइव कर सकते हैं क्या, तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं डिराइव करने के लिए, है ना। तो देखिए कैसे, हम क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं, है ना, एक स्फीयर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं, ये बना दिया स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास चार्ज है Q। इस चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया। क्या लिया हमने, एक एलिमेंट लिया है। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि देखो फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है ई वेक्टर और ए वेक्टर के एंगल पर। और अगर सर्कुलर शेप है तो उसका एंगल क्या हो रहा है, हर बार बदल रहा है। लेकिन चाहे कितना भी कर्व हो, अगर मैं माइनर पार्ट ले लूं तो वो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। फिर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ था इसको हमने बहुत सारे स्ट्रेट पाथ में डिवाइड कर लिया, और स्ट्रेट पाथ को हमने क्या बोला, एलिमेंट। क्या बोला हमने, एलिमेंट। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एलिमेंट की अगर बात करूं मैं, तो देखो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड। तो ये रही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो एरिया बनाया हमने, ये इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड, यानी कि ई और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा पूरा अगर ये इसमें सर्कमफेरेंस लेता तो एरिया कितना होता है, एस। लेकिन हमने एलिमेंट लिया है तो हम क्या यूज करेंगे, ds। तो हमारे पास, अच्छा पूरा होता तो हम क्या लेते, फाई। लेकिन छोटा एलिमेंट है इसलिए फ्लक्स भी क्या बनेगा, छोटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डी फाई। डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा लिंक होगा, है ना। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, ई ds cos थीटा, और cos कितना बना, 0। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, ई ds। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए इस पूरे का फ्लक्स चाहिए। तो जहां जहां स्ट्रेट लाइन, तो सारी स्ट्रेट लाइन को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और ऐड करने का मतलब क्या हुआ, मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, समाकलन कर रहा हूं। ठीक है, तो
फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। क्लोज इंटीग्रल मतलब जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहीं वहीं से वापस एंड करके मैं इसको ऐड कर रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई, और इसका जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे हम। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू होती है फाई इक्वल्स टू क्या उतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q और कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ रहा मेरे पास, फाई इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या कर दिया हमने, गॉस लॉ को प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो बताओ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में।